नमस्कार, वेलकम जोशी जी। आप तो हमारा वीकली कॉलम अभी अमेरिका से है। और जोशी जी, जो आप इधर से जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम सब हो गया और इंडिया एक लड़ाई का, पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई का माहौल भी था। फिर 3-4 दिन में वो खत्म कर दिया, वो भी अमेरिकन इंटरवेंशन के वजह से। तो आप अमेरिका में है अभी, मेरे ख्याल में शशि थरूर लेड एमपीस डेलीगेशन अमेरिका में है। अमेरिका में जब उधर इस देखते हैं तो आप इस पूरा संभव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जय हिंद करता हूं अपने सारे भारतीय दर्शकों को। आज मैं फेसबुक पर ये ट्रंप और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके इतने कैरिकेचर फेसबुक पर आ रहे हैं इस समय। मैंने सुबह से लेके अब तक मैं आधा घंटे पौन घंटे में कम से कम 13-14 कैरिकेचर देख चुका हूं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब जेल में हैं, ये जो मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं, उनके साथ, और मोदी, इनका भी कैरिकेचर सामने आया है। तो इतना माने बड़ा जबरदस्त एक माने कि निश्चित रूप से कैरिकेचर आपको काफी हंसाता भी है, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से उनको उपहास का, हंसी का, या उनको रिडिक्यूल किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मोदी व्यक्ति नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ लोगों की। तो ऐसे में उनका जो उपहास, यानी उनका कैरिकेचर, माने मैं ये कह सकता हूँ कि फेसबुक इज फ्लडेड विद द कैरिकेचर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। So I think it is very, very painful for me personally, being a citizen of India. I think इसको थोड़ा सा डिस्करेज या स्टॉप होना चाहिए। मैं तो ऐसा ही, मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब जोशी जी, ये कैरिकेचर करने वालों को पुलिस नोटिस, कोर्ट नोटिस मिलने का एक माहौल इधर था, फिर भी ये लोग कर रहे, इसका मतलब क्या होता है? ये इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको शायद याद हो, बीजेपी का आईटी सेल बहुत जबरदस्त पावरफुल रहा, जिसके मुखिया हैं मायूवे जी। उनके जमाने से जो शुरुआत हुई, यानी मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी की जो इमेज बनाई थी पप्पू वाली, आज उनके लिए वो भारी पड़ रही है। यानी जो उन्होंने राहुल गांधी को पिछले 7-8 साल, 9 साल, 10 साल पप्पू बना करके रखा और देश के सामने पेश किया, आज स्थिति ये हो गई कि नरेंद्र मीन्स सरेंडर। मैं नरेंद्र हूं लेकिन सरेंडर हूं, सरेंडर भी हूं, यानी हम सरेंडर। तो उनकी एक नई छवि प्रधानमंत्री बनी। तो इसका पीछे कौन है, या ये कहें कि टिट फॉर टैट है, कांग्रेस का इसमें हाथ है या दूसरे लोगों का हाथ है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं। लेकिन भारत का एक नागरिक और थोड़ा छोटा मोटा पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे नरेंद्र मोदी जी ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारी डिसएग्रीमेंट है, लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री हैं और उनकी प्रतिष्ठा, पद की प्रतिष्ठा भारत से जुड़ी हुई है 140 करोड़ लोगों का, इस नाते मुझे वाकई बहुत जबरदस्त, अच्छे कैरिकेचर नहीं है। कैरिकेचर होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कार्टून बनते हैं, नेहरू जी के जमाने से बनते आ रहे हैं। उस समय के शंकर जो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने नेहरू जी की अच्छे खासे कार्टून बनाए हैं। एक बड़ी रिच परंपरा है, जैसे फ्रांस में कार्टून की बहुत बड़ी कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन आज जो स्तर हो गिर गया है कार्टून का, कैरिकेचर का, उससे थोड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई कुछ भी कहो, नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही भद्दी स्थिति में दिखा देना, उनको बच्चा बनाना, आपके इमरान उनको बच्चा बना के दूध पिला रहे हैं, कभी उन्हें बंदर या कभी उन्हें गधे की सवारी पे बैठाना, और आपके जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, कहीं वो चाय पी रहे हैं साथ में एलन मस्क है और ये आपके ट्रम्प बैठे हुए हैं, वो कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं तुम शांति रखो, वहां हमारे मोदी जी उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो यानी इतनी दयनीय है, यानी इसे कह सकते हैं पिटेबल कंडीशन में कैरिकेचर नहीं अच्छा लगता। यानी अब ये बात है कि पिछले 10-12 साल में जो पब्लिक डिस्कोर्स की भी जो भाषा है वो नीचे चली गई, तो जाहिर है कि पब्लिक डिस्कोर्स, ये जो कैरिकेचर है, कार्टून है, ये भी उस पब्लिक डिस्कोर्स का ही एक रिफ्लेक्शन है कि इतना नीचे चले जाना राजनीति में अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छे वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होते। जो प्रेजेंट जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा अपने भारत के लोगों से और दूसरे लोगों से भी। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कही, पूछी कि क्योंकि हमारे जो डेलीगेशन जो भेजा गया है और करीब 50 से ऊपर जो एमपीज देश के विभिन्न भागों में गए हैं और भारत की दृष्टि को समझाने के लिए कि किस तरह से आतंकवाद का सामना भारत कर रहा है और पहलगाम में किस तरह से भारत के जो टूरिस्ट थे उन पर हमला हुआ, इसके क्योंकि पाकिस्तान लगातार कर रहा है। मतलब 2008 याद होगा जब कि मुंबई की जो ताज होटल थी उस पर हमला हुआ, तो लगातार एक पाकिस्तान एक, इतना तो कोई शक नहीं कि आतंकवाद का एक अड्डा या शरणगाह आतंकवादियों का बना हुआ। तो जो पहलगाम के बाद एक, इसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यानी उनके जो आपके आतंकवादियों के जो कैंप्स वगैरह थे उनको तहस नहस किया पाकिस्तान के अंदर, और इसके बाद और भी वो जो 4 दिन तक चला और इसके बाद फिर सीज फायर हुआ, वो एक अलग कंट्रोवर्सी, इसके बाद में बात करेंगे। और लेकिन यहाँ ये है कि मोदी जी ने अपने भारत का दृष्टिकोण समझाने के लिए देश के अलग करीब 50-51 एमपी को भेजा, जो कि सभी पार्टियों के हैं। उसमें शशि थरूर जैसे बड़े सीनियर मोस्ट मतलब जो कि कभी यूएन के अंदर रहे हैं वो भी हैं, एमपीज हैं। आज इत्तेफाक से मैं देख रहा था कि वो इस अमेरिका में किस तरह से वो जो उनके डेलीगेशन के जो दूसरे मेंबर हैं वो बैठे हुए हैं और किस तरह से आप आश्चर्य होगा, मैंने भी पहली बार देखा कि फेसबुक पर वो आ रहा था कि हमारे शशि थरूर साहब वो एक बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं। उनको पहले से रिक्वेस्ट की जाती है क्योंकि सारे वो एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं, एक बड़े हॉल में बैठ करके सारे एमपी वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ दूसरे गेस्ट भी बैठे हुए हैं और थरूर साहब खड़े हुए हैं। तो 1-2 लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब आप गाना गाइए। आप सब ये सब मैंने फेसबुक पे अभी देखा, अभी 10 मिनट पहले। तो वो पहले थोड़े से संकोच करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं गाता हूँ। तो उनके सामने एक फरमाइश पेश कर दी जाती है, बॉलीवुड का एक गाना है पुराना, और गाते हैं बड़े, इसमें कोई शक नहीं, तरन्नुम के साथ गाते हैं। अरे बहुत परफेक्शन तो नहीं, लेकिन बीइंग ए डिप्लोमेट अगर इतना अच्छा गाते हैं तो मानना ही पड़ेगा। वैसे लेखक ऑथर तो हैं। इससे इस बात का एक अंदाजा लगता है कि जो डेलीगेशन गया है वो किस मूड में है। यानी एक जो गंभीरता जो वो चीज थी, मतलब ये अभी तक कहीं मुझे देखने को सुनने को नहीं मिला
कि हमारे डेलीगेशन के लोगों से जिन जिन राष्ट्रों में वो गए उनके नेता लोग या उच्च अधिकारी मिले हो। ठीक यही स्थिति अमेरिका में है। मैं सोच रहा था कि थरूर साहब ये बतलाएंगे कि हम अमेरिका में कौन से ट्रम्प सरकार के किन के लोगों से हम लोग मिले, उनके साथ क्या चर्चा हुई, भारत की जो दृष्टिकोण है, भारत की जो पॉलिसीज है, वो सब बतलाएंगे। लेकिन ऐसा उसकी जगह ये हुआ कि वो एक बड़े से हॉल के अंदर एमएलए एमपीज बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं। जोशी जी, वो एक सोशल ओकेशन था मेरे ख्याल में, वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक एलिगेशन तो ये सामने आ रहे कि ये सब एमबीओ को एक लंबा क्या टूरिस्ट ट्रिप में भेजा गया, क्योंकि इधर का गवर्नमेंट को लोग क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ये था एक एलिगेशन ये था। चेरियन, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको टूरिज्म के लिए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भेजा गया। वो तो अगर ऐसा कह करके तो हम डेलीगेशन का जो ऑब्जेक्टिविटीज हैं वो उसको हमको बी लिटिल करना होगा। भारत सरकार ने जनता के पैसे से 50-51 एमपी को भेजा है, और भारत के जो यानी इंडियन स्टेट का जो दृष्टिकोण है, उसका जो स्टैंड है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो किस तरह से टेररिज्म का सामना कर रहा है, उसके लिए भेजा है। मौज मस्ती का कहीं नहीं है उसमें, कहीं ऐसा नहीं है। तो मैं कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। ये नहीं कि हमेशा जो जितने भी जो डेलीगेशन गए हैं और नेता लोग गए हैं वो बड़ी गंभीर मुद्रा में हो, फिलोसफी की मुद्रा में ऐसा या इंटेलेक्चुअल बने, ऐसा मैं नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अमेरिका गए, मैक्सिको गए, और जगह भी कई जगह पनामा गए, फलाने गए, वहां कम से कम ये सामने आना चाहिए कि हमारे जिन जिन देशों में गए उनकी सरकारों ने हमारे दृष्टिकोण को, हमारी पॉलिसी को इस ढंग से समझा, हमने ये बात बताई, और उनका क्या रिस्पॉन्स है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई मामूली लोग नहीं गए, इसमें काफी गंभीर लोग गए। सरूर हैं, दूसरे प्रसाद हैं, एक से एक हैं, मतलब इसलिए हम उनको इसमें ये टूरिज्म या टूरिस्ट कहकर के टूरिज्म प्रमोशन के लिए उनको नहीं भेजा है, उनको इंडियन डिप्लोमेसी को समझाने के लिए भेजा गया है, बताने के लिए भेजा गया है। क्योंकि देखिए वास्तविकता तो है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो 4 दिन तक पाकिस्तान के साथ जो झड़प चली, मैं युद्ध तो नहीं कहूंगा, युद्ध तो दोनों ने नहीं कहा कि भाई, दोनों में किसी ने प्रोनाउंस नहीं किया था कि ये वॉर है, वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सर्टेनली नॉट। इट्स सॉर्ट ऑफ एनकाउंटर और कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वी कैन सी। तो कॉन्फ्लिक्ट में ये था कि वहां ये बताने की जरूरत थी कि कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे क्या निकले, और उनको जो विदेशी सरकारों ने हमारी बात को कितना समझा। क्योंकि एक बात स्पष्ट हो गई है, देखिए कि इस पूरी झड़प के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ कितने लोग आए, अब तो ये स्पष्ट हो गया। देखिए उनके साथ तो देखिए तुर्की, अजरबैजान और चीन तो पूरा ही खुलकर उनके साथ था, उसमें टेक्नोलॉजिकल और सब तरह की सहायता दी गई। अब तो स्पष्ट हो गया। मैंने पाकिस्तान के भी कुछ वीडियो देखे, उनका सबसे बड़ा 2 अचीवमेंट हुआ, देखिए जो पाकिस्तान का हुआ, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगे हम लोगों ने क्या किया, लेकिन उनका जो अचीवमेंट सबसे बड़ा जो वो कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा ये है कि एक तो उन्होंने कश्मीर को, जो कि पिछले शिमला एग्रीमेंट के बाद थोड़ा सा बायलैटरल था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
वो अब उसको इंटरनेशनलाइजेशन का हो गया, अंतरराष्ट्रीयकरण। यानी जो शिमला एग्रीमेंट 1972 का था, वो लगभग अब इरेलीवेंट नहीं हुआ, तो भी एक वो बैकग्राउंड में चला गया है, पर अब उसका वो महत्व नहीं रहा, केंद्र बिंदु नहीं रही है। अब तीसरी पार्टी आ गई। देखिए, सीज फायर होना अच्छी बात है, मैं तो हर तरह के युद्ध और हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें जनता का पैसा जाता है। इट इज द कॉमन पीपल हु bear the wages of war or conflict or violence in any in any part of the world. So I'm against any type of war, whether it is Cold War, conventional war, or drone war, whatever it is. सीज फायर हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि सीज फायर का ऐलान यानी घोषणा, अनाउंसमेंट, ये दिल्ली और इस्लामाबाद में होना चाहिए। एक ऐसा देश के राष्ट्रपति ने किया, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया एक आधा एक घंटा पहले, ये बहुत तकलीफ थी। इससे ये लगता है कि क्या हमारी जो लीडरशिप है उसमें खुददारी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं। ये काम मोदी जी कर सकते थे और ये काम इस्लामाबाद में भी हो सकता था, क्योंकि मामला दोनों देशों का था। तो एक थर्ड पार्टी ने किया, और इतना ही नहीं, ट्रंप साहब अब तक एक दर्जन से ज्यादा बार तब उन्होंने, सभी जानते हैं कि धमकी दी कि नहीं तो अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो आपके साथ कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा। आप कौन होते हैं? अगर इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, Pakistan is a sovereign country. It is the responsibility of the elected leadership of both the countries. They should have made the announcement first. Yes, we are going into ceasefire. We won't go on conflict or on war with each other. ऐसा क्यों नहीं हुआ? थर्ड पार्ट, फिर इसका फायदा क्या हुआ? अब तो पाकिस्तान ने ये कहा कि साहब हम तो अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर दूसरा वो दिखा रहे कि चीन हमारे साथ पूरी तरह से आ गए, यानी चीन के अपनी टेक्नोलॉजी को जो करना था एक्सपेरिमेंट, तो पाकिस्तान ने वो दे दिया और उसने टेक्नोलॉजी कर दिया कि हाँ कितना सक्सेसफुल है, उसके जो आर्मामेंट्स हैं आने वाले समय में उसका मार्केट भी बढ़ा।